सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना और वो एक अमेरिकी नाकाबंदी के सामने पीछे हट गई। अजीब है ना। हाल ही में हॉर्मुज़ की खाड़ी में कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने नौसैनिक शक्ति पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 370, जी हाँ, 370 ये चीन की नौसेना में जहाज़ों की संख्या है। मतलब कागज पर तो ये दुनिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे ताकतवर नेवी है। इतनी बड़ी फोर्स तो किसी भी चुनौती को चुटकियों में कुचल सकती है ना? पर सवाल ये है कि क्या कागज पर जो ताकत दिखती है वो असलियत में भी उतनी ही मजबूत है? तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि इतनी बड़ी नौसेना एक टकराव से भाग क्यों गई। अगर आप दुनिया में सबसे बड़े हैं तो आप पीछे क्यों हटेंगे। मतलब साफ है, जहाज़ों की गिनती ही पूरी कहानी नहीं है। तो फिर असली कहानी क्या है, आइए देखते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो एक घटना में है। जगह थी हॉर्मुज़ की खाड़ी और हमारा मेन किरदार था रिच स्टारी नाम का एक टेल टैंकर। और यकीन मानिए, इस खेल में दाव बहुत ऊंचे लगे हुए थे। इस टकराव से ठीक पहले बीजिंग ने एक सीधी साधी खुली धमकी दी। उन्होंने साफ कहा, चीन के ऊर्जा हितों में अगर दखलंदाजी हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब देखिए, ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं था। चीन पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि वो लड़ने के लिए तैयार है। तो देखिए, ये पूरा ड्रामा हुआ कैसे। सुबह सुबह रिच स्टारी बड़े शान से अपनी चीनी पहचान का झंडा लहराते हुए अमेरिकी नाकेबंदी को सीधे सीधे चुनौती देता है। दोपहर तक तो सब ठीक था, वो ओमान की खाड़ी में पहुंच भी गया। लग रहा था कि मिशन कामयाब हो गया। लेकिन फिर शाम के 6:30 बजे जैसे ही अमेरिकी नेवी से उसका सामना हुआ, वो अचानक एक यू टर्न लेता है और भाग खड़ा होता है। और इस शर्मनाक यू टर्न के बाद क्या हुआ? बीजिंग से आई एक गहरी, कानों को चुभने वाली खामोशी। सोचिए, वही सरकार जो कुछ घंटे पहले गंभीर परिणाम की धमकियां दे रही थी, अब एकदम चुप थी। और ये जो चुप्पी थी ना, ये किसी भी बयान से कहीं ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी। इसका मतलब साफ था, उन्होंने हार मान ली थी। अब इस पूरे किस्से को समझने की जो चाबी है ना, वो एक मुहावरे में छिपी है, कागजी शेर। ये एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि कैसे कोई चीज बाहर से तो बहुत डरावनी और ताकतवर दिखती है, लेकिन असल में अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि ये कागजी शेर शब्द जानते किसने गढ़ा था? खुद माओ त्से तुंग ने। उन्होंने ये अमेरिका जैसे अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाने के लिए बनाना था। और आज देखिए, किस्मत का फेर वही तमगा घूम फिरकर चीन की अपनी नौसेना पर लग रहा है। सच में इतिहास कभी कभी बहुत मजाकिया हो जाता है। ये जो रिच स्टारी वाली घटना है, ये तो जैसे कागजी शेर की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बन गई। जरा सोचिए, उन्होंने सबके सामने नाकेबंदी को चैलेंज किया, दाव बढ़ाने के लिए अपनी चीनी पहचान का ढिंडोरा पीटा, और तो और पहले से धमकियां भी दी। लेकिन जैसे ही सामने असली सैन्य ताकत आई, वो बिना किसी नेवल सपोर्ट के सचमुच दुम दबाकर भाग गए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो लाखों का है। आखिर ऐसा क्यों है कि 370 जहाज़ों वाली इतनी बड़ी नौसेना अपने घर से दूर अपनी ताकत नहीं दिखा पाती? इसका जवाब जहाज़ों की गिनती में नहीं, बल्कि उनकी असलियत में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें दो तरह की नौसेनाओं के बीच का फर्क समझना होगा। एक होती है ब्राउन वाटर नेवी और दूसरी ब्लू वाटर नेवी। अब चीन की जो नेवी है, वो एक ब्राउन वाटर नेवी है। मतलब अपने तट के आसपास अपने इलाके की रक्षा करने में वो माहिर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो अमेरिकी नेवी की तरह एक ब्लू वाटर फोर्स नहीं है, जो दुनिया के किसी भी कोने में खुले महासागरों में जाकर अपनी ताकत दिखा सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स में देखने को मिलता है। देखिए, चीन के जो कैरियर्स हैं, उन्हें हर 15-20 दिन में तेल भराने के लिए वापस पोर्ट पर लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के न्यूक्लियर कैरियर्स हैं, जो एक बार समंदर में उतर जाएं तो 20 साल तक उन्हें अपने इंजन के लिए फ्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो जमीन आसमान का अंतर है। बात यह है कि सिर्फ नए नए जहाज बना लेना ही काफी नहीं होता। एक ग्लोबल नेवी बनने के लिए आपको चाहिए पूरी दुनिया में फैले हुए मिलिट्री बेस, ईंधन भरने के लिए दोस्त देशों के बंदरगाह और एक ऐसी सप्लाई लाइन जो कभी टूटे नहीं। और चीन के पास फिलहाल ये सब नहीं है। उसके जहाज, कह सकते हैं, एक अदृश्य रस्सी से अपने घरेलू बंदरगाहों से बंधे हुए हैं। अच्छा, अब तक तो हमने चीन की बात की। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अमेरिका इतनी जोर शोर से ये सब कर क्यों रहा है?
इसकी वजह यह है कि ये जो पूरा खेल है ना, ये आज का नहीं, ये भविष्य का है। और अमेरिका की नज़र चीन के भविष्य के प्लान्स पर टिकी हुई है। अमेरिका की रणनीति यहां पर बिल्कुल साफ और सीधी है। उनका प्लान है, इससे पहले कि चीन एक सच्ची ग्लोबल नेवी बना पाए, उसके दुनिया भर में फैले दोस्तों और सहयोगियों के नेटवर्क को ही कमजोर कर दो। अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि ये मौका हमेशा नहीं रहने वाला, और इसीलिए वो अभी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। और ये है वो डेडलाइन जिसके खिलाफ अमेरिका समय से दौड़ लगा रहा है। देखिए, आज चीन के पास 3 पारंपरिक यानी कन्वेंशनल कैरियर हैं, लेकिन साल 2035 तक उनका लक्ष्य है 6 से 9 कैरियर बनाने का, और इनमें से कई शायद न्यूक्लियर पावर वाले होंगे। अगर चीन ये करने में कामयाब हो गया तो दुनिया का जो पावर बैलेंस है ना, वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो इसी के साथ हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। ये जो अगला दशक है, इसे निर्णय का दशक कहा जा सकता है। ये एक छोटी सी खिड़की है, एक मौका है अमेरिका के पास चीन को एक ग्लोबल नेवल पावर बनने से रोकने का, और ये खिड़की बहुत तेजी से बंद हो रही है। और बस यही है पूरा रणनीतिक खेल। आज की तारीख में चीन के पास अमेरिकी नाकेबंदी को चुनौती देने या तोड़ने की ताकत नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि वेनेजुएला हो या ईरान, ऐसे मामलों में वो सैन्य रूप से चुप रहता है। लेकिन 2035 के बाद ये हकीकत शायद हमेशा के लिए बदल जाए। तो आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। साल 2035 में दुनिया का सामना किससे होगा? एक असली आग उगलते दहाड़ते हुए ड्रैगन से, या फिर बस एक और बड़े लेकिन फिर भी एक कागजी शेर से? जवाब जो भी हो, ये तय है कि वो आने वाले कई दशकों के लिए पूरी दुनिया की तकदीर लिखेगा।